हम तमाम ने मिलकर इस उम्मीद पर अपने वोट का इस्तेमाल किया कि मैं जिस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा हूं वो मेरे मसाइल को हल करेगी। हिंदुस्तान के गरीब आवाम ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ किया, मगर ये हकीकत भी है कि जिस गरीब आवाम ने धूप में घंटों ठहर कर या फिर सर्दी में या फिर बारिश में ठहर कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, जिस किसी सियासी जमात को आपने इख्तियार किया या सत्ता दिया, उस सियासी जमात ने कभी गरीबों का साथ नहीं दिया। जो लाइनों में ठहर ठहर कर अपनी उंगलियां सड़ाकर भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके अपने वोट डाले उन पार्टियों के हक में जिनको आपने इख्तियार किया, जिसके उम्मीदवार को आपने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, वजीर आजम बनाया, कॉरपोरेटर बनाया, सरपंच बनाया, जिला परिषद का मेंबर बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक तल्ख हकीकत है कि इन्होंने हमारे भरोसे को शर्मिंदा किया। जो उम्मीदें आपने वाबस्ता की थी इन तमाम अवामी नुमाइंदों से, इन्होंने उस अवामी नुमाइंदों के तौर पर आवाम के तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश में कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था कि आज मजबूरन आप हमेशा सेकुलरिज्म और फिरका परस्ती को रोकने के लिए आपने कभी कांग्रेस का साथ दिया। जब कांग्रेस से बेजार हुए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो मंडल पॉलिटिक्स का जमाना आया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद या फिर उससे पहले जनता दल और फिर समाजवादी और फिर बहुजन समाज पार्टी का साथ किया। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़े होकर ये आपसे अर्ज कर रहा है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बल्कि आपसे मैं अपने दिल की गहराइयों से हकीकत को बयान कर रहा हूं। मेरे भाई, आज ये उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन आया है और याद रखिए मेरी इस बात को, ये बड़ा ही निहायत अहम इलेक्शन है। मैं जब यहां पर आ रहा था दिल्ली से निकलकर, तो रास्ते में एक बहुत बड़े शख्स ने मुझ पर फोन पर बात की। उनका सहाफत से भी ताल्लुक है। उन्होंने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा चलिए शुरू हो जाइए, फोन पर ही इंटरव्यू करते हैं। तो मैं जैसा ही सवाल उन्होंने मुझसे किया, पहला सवाल मुझसे ये उन्होंने किया कि देखिए उत्तर प्रदेश का ये बड़ा अहम इलेक्शन है, आप क्या करने जा रहे हैं। मैंने कहा आप बड़े जिम्मेदार हैं, मुझे बताइए हिंदुस्तान का कौन सा इलेक्शन अहम नहीं होता। तो कहा नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, ये बड़ा अहम इलेक्शन है और इस इलेक्शन में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या आपके इलेक्शन लड़ने से फिरका परस्त ताकतों को फायदा नहीं होगा, कम्युनल पार्टीज को फायदा नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि चलिए आज आप मेरा इंटरव्यू तो कर रहे हैं, मगर आपने आज के इस आगरे की जलसे के उन्वान मुझे दे दिया है। मैं जब आगरा को जाऊंगा तो आवाम के दरमियान में खड़े होकर सेकुलरिज्म पर ही बात करूंगा, तो वो बड़े परेशान होकर कहे कि ओवैसी साहब कहीं आप तकरीर में मेरा नाम नहीं लेना। तो मैंने कहा जरूर आपका नाम नहीं लूंगा, मगर जरूर उन तमाम लोगों का नाम लूंगा जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर हमको धोखा दिया, जिन्होंने सेकुलरिज्म का नाम लेकर हमारा वोट तो हासिल किया मगर हमको गुर्बत की वादियों में डाल दिया। मैं जरूर उन तमाम पार्टीज का नाम लूंगा जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर हमारा वोट तो दिया मगर हमारी मां और बहनों के लिए तालीम का इस्तेमाल किया। जिन्होंने हमारा वोट तो लिया मगर हमारी बच्चियों के लिए कॉलेज में पढ़ने का इंतजाम नहीं किया। सेकुलरिज्म के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर आरएसएस और बीजेपी से डरा डरा कर हमको डराया गया। मगर याद रखो आगरा के मेरे गयूर नौजवानों,
हम ना बीजेपी से डरते हैं, न आरएसएस से डरते हैं, न समाजवादी से डरते हैं, न कांग्रेस से डरते हैं, न हम बहुजन समाज से डरकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान आजाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका। अब हम डरने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हम डर डर कर घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला बेखौफ होकर जिंदगी गुजारते रहें और बेखौफ होकर जिंदगी गुजारेंगे। मैं आपसे ये बात कहने को आया हूँ कि आप अपना वोट का इस्तेमाल जरूर करिए। जमहूरियत है, आप जिस किसी के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, मगर बैसियत एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही के मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो पार्टीज आकर आपसे कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो, और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मिस्टर ओवैसी आप सेकुलरिज्म को कमजोर कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहले मुझे ये तो बता दो कि सेकुलरिज्म के माने क्या है। जब तुम मुझे सेकुलरिज्म के माने नहीं बता सकते तो तुम मुझसे वोट का मुतालबा कैसे कर सकते। याद रखो आगरा के गयूर नौजवानों, अगर सेकुलरिज्म के माने ये है कि हम कांग्रेस, समाजवादी और बहुजन समाज की गुलामी करते रहे, नहीं, ऐसे सेकुलरिज्म को मैं नहीं मान सकता। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं इन तमाम पार्टीज की गुलामी करूं। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि अगर जिस टेबल पर अगर वो बैठेंगे तो उनके सामने ओवैसी बैठकर आपके मसाइल की बात करेगा। सेकुलरिज्म का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं इनकी गुलामी करूं, मैं कांग्रेस या समाजवादी या बहुजन समाज की गुलामी करूं। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी की जंजीरों को हमने अपने खून पसीने से तोड़ा, इसलिए तोड़ा कि हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। और अंग्रेज तो भाग कर चले गए, अंग्रेजों को हमने भगाया, मगर ये तमाम सियासी पार्टियां हमको सेकुलरिज्म के नाम पर गुलाम बनाना चाहती है। मैं आपसे कहने को आया हूं कि हम सेकुलरिज्म के नाम पर इन पार्टीज की गुलामी नहीं करेंगे। हम अपने मसाइल की बुनियाद पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी तरक्की के मौकों को तलाश करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाने के लिए अपनी पार्टी के अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अरे कब तक सेकुलरिज्म के नाम पर तुम हमको डरा डरा कर हासिल करोगे। याद रखो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी, याद रखो, मैं सेकुलरिज्म का बोझ अब नहीं उठाऊंगा। मैं दुनिया में पैदा हुआ तो अल्लाह की इबादत करने के लिए और गरीब और मजलूमों की मदद करने के लिए। मेरा दुनिया में वजूद इसलिए है कि मैं हक की लड़ाई करूं। मेरा दुनिया में वजूद इसलिए है कि मैं मजलूमों का साथ दूं। मेरा दुनिया में वजूद इसलिए है कि मैं अंधेरे का खात्मा करूं। ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर आज वोट आपसे मांग रहे हैं, याद रखो, ये अंधेरों को खत्म करना नहीं चाहते, ये गुर्बत को खत्म करना नहीं चाहते, ये आपको तरक्की याफ्ता बनाना नहीं चाहते, ये आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहते, ये आपको तालीम याफ्ता नहीं बनाना चाहते, ये आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना नहीं चाहते। सिर्फ इलेक्शन आ गया तो कव्वालों की तरह हारमोनियम लेकर निकल जाते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो। अरे बताओ, क्या 65-70 साल से हमने तुम्हारी झोलियां नहीं भरी? तुम भिखारी बनकर हमारे सामने आते थे, हम दिल भरा करके तुम्हारी झोली में वोट डालते थे। मगर आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अखियारों की झोलियों को भरा, क्या आज आप हाजी इदरीस अली की झोली भरेंगे या नहीं भरेंगे? ये फैसला आपको करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुझे ये तो बताओ, हाशिमपुरा होकर कितने साल हो चुके? क्या हाशिमपुरे में इंसाफ हुआ? अब तक नहीं हुआ। आज भी लोग तड़प रहे। हाशिमपुरे का वाकया हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में पहला जुडिशियल कस्टडी में हम बात की।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो साहब ने मुझे फोन करके मुझे डरा रहे थे कि ओवैसी साहब सेकुलरिज्म को कमजोर मत करिए, जब मैंने ये सवालात उनसे किए तो खामोश हो गए। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जो लोग आकर मुझसे सेकुलरिज्म की बात करते हैं, याद रखो असदुद्दीन ओवैसी की नजर में तुम सबसे बड़े दुश्मन मेरे हो। और याद रखो, सेकुलरिज्म का कूली मैं नहीं हूं। सेकुलरिज्म का ये बोझ अब मैं अपने कंधे पर नहीं उठाऊंगा। ये सेकुलरिज्म का बोझ अब तुमको उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुमको कहां से कहां पहुंचा दिया। तुमने अपना सियासी सफर सफाई और इटावा से किया था, तो हमने तुमको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तुमने अपने सियासी सफर का आगाज इलाहाबाद या दिल्ली से किया था, तो आसमानों की बुलंदियों पर हमने तुमको 35-40 साल तक इक़्तिदार पर रखा। मगर बताओ, मेरा पुरसाना हाल क्या हुआ? क्या मेरे पास मेरे बच्चों को स्कूल मिला? क्या मेरे पास दवाखाने मिले? क्या हमारे गरीब और मजलूम अवाम की बस्तियों में ये तमाम चीजें फराहम की गई? क्या रोड का इंतजाम हुआ? क्या नालियां डाली गई? क्या साफ पीने का पानी मिला? जब आप जाकर जिनको आपने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डालकर कामयाब किया, जब आप उनसे पूछते हैं कि बताओ, हमने तुमको वोट दिया, तुमने हमको स्कूल नहीं किया, तो ये लोग कहेंगे कि हाँ, ना हमने तुमको स्कूल दिया, ना अस्पताल दिया, ना पीने का पानी दिया, ना कॉलेज दिया। हाँ, हमने तुमको एक पुलिस स्टेशन जरूर दे दिया। ये हाल हमारा हो चुका है कि हमारे पास स्कूल नहीं मिलता, अस्पताल नहीं मिलता। अगर कोई चीज नुमाया नजर आती है तो खराब रोडें जिसमें खड्डे पड़े हुए हैं, नालियां हैं, गंदा पानी बह रहा है, और एक इमारत जो नजर आती है वो पुलिस स्टेशन नजर आता है। मेरे भाई, मजलिस आपसे कह रही है कि आप हाजी इदरीस को कामयाब करिए, हमारे नुमाइंदों को कामयाब करिए। हम स्कूल खोलेंगे, इसलिए स्कूल खोलेंगे क्योंकि सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट सामने है। हिंदुस्तान में हमने 2011 का सेंसस हमारे सामने है, और तालीम हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 सबसेक्शन ए यह कहता है कि तालीम हर हिंदुस्तानी के लिए फंडामेंटल राइट है। मेरी लड़ाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, न ही किसी मजहब के मानने वालों के खिलाफ हूँ। मेरी लड़ाई क्या है सुन लो। जो आज मुझ पर तनकीद करते हैं, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी लड़ाई समाजी और माशी इंसाफ की लड़ाई है। मेरी लड़ाई अपनी आवाज को सुनने की लड़ाई है, क्योंकि हमारी आवाज सुनाई नहीं गई थी, क्योंकि तुम सिर्फ इलेक्शन के नाम पर हमारा वोट ले लेते हो, मगर तुम्हारे घर में, तुम्हारे महल्लों में, तुम्हारे जहनों में, तुम्हारे गुफ्तगू में हमारा नाम नहीं आता। इसलिए मेरी लड़ाई आपकी आवाज सुनाने के लिए, इस लड़ाई में आपका साथ चाहिए। मेरी लड़ाई मजहबी आजादी की लड़ाई है। मेरी लड़ाई अपनी जबान और तहजीब और रस्म और खत को यकीन तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने की लड़ाई है। ये लड़ाई
हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है, अपनी तहजीब को बचाने की लड़ाई है, अपनी जबान को बचाने की लड़ाई है, जो हिंदुस्तान का आईन संविधान हमको इस बात की इजाजत देता। सुनो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी लड़ाई क्या है? समाजी और माशी इंसाफ की लड़ाई है। इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की और आपको इस बात की जमानत देता है। मेरी लड़ाई क्या है कि हिंदुस्तान के संविधान के जो मकासद है, जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको यकीनी बनाना है। ये मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई हाँ इंशाअल्लाह ताला हमेशा संघ परिवार बीजेपी और मोदी से रही है। जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा, इनसे लड़ता रहेगा जमहूरी अंदाज में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी लड़ाई है। जो हम सियासत में क्यों हिस्सा लेते हैं? हम सियासत में इसलिए हिस्सा लेते हैं कि हमारे नुमाइंदे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएं और गरीब और मजलूम आवाम के इंसाफ के लिए लड़े। हमारी लड़ाई इसलिए नहीं है कि हम अपने गिरबान में या फिर अपने जेबों में नोटें भर कर चले जाएं। मेरे भाई, अगर मैं आगरा को आया हूं, अल्लाह जानता है मेरी नीयत को, मैं अपने क़यादत को मजबूत करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी जाती इनफरादियत या खुदा ना खास्ता अपनी अनानियत को मजबूत करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं तो तुमको लीडर बनाने के लिए आया हूं कि तुम लीडर बनो, तुम कायम करो। अरे कब तक तुम कांग्रेस को लीडर बनाओगे? कब तक तुम समाजवादी पार्टी के लोगों को लीडर बनाओगे? कब तक तुम बहुजन समाज के लीडरों को अपना लीडर मानोगे? तुम कब तक बीजेपी और आरएसएस से डरोगे? नहीं, ना हम इनसे डरेंगे, ना उनसे डरेंगे। आज एक मुतबादिल आपके सामने, एक ऑल्टरनेट आपके सामने। इस ऑल्टरनेट को आपको पसंद करना है। मेरा प्रोग्राम हमारा है और ये प्रोग्राम मैं चाहता हूं कि आप क़यादत बनाए, लीडरशिप आप बनाए, आगे बढ़े। अरे सेकुलरिज्म का ठेका हम दे के नहीं रखे हैं। अरे हर इलेक्शन आता, जब कभी इलेक्शन आता है तो ये खवाल निकल जाती है अपना हारमोनियम लेकर कि बाबा दे दे सेकुलरिज्म के नाम पर जीत दे दे। ये खवालों का साथ मत दो। ये खवाल हमको तबाह उतार करके रखती है। आज एक गरीब और मजलूम हाजी अली का साथ, इसका साथ दो। मेरे भाई, मेरे कैंडिडेट के पास बड़ी दौलत तो नहीं होगी, मगर याद रखो उसके गिरबान पे क्रिमिनल का धब्बा नहीं है। जो मुतबादिल सामने है, जो माफिया है, जो मुतबादिल सामने है, वो गुंडाबाज के कायल है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। लोग कहते हैं कि ओवैसी मुसलमानों की बात करता। हाँ, मैं बात करता हूँ मजलूम आवाम की, मगर याद रखो, मैं मुसलमानों की सिर्फ बात नहीं करता, मैं इंसानों की बात करता हूँ। मैं मुस्लिम परस्त नहीं हूँ, मैं इंसान परस्त हूँ, मैं हक परस्त हूँ। मैं जालिम के जुर्म का बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम इक़्तिदार को हासिल करें, अपने मसाइल पर करें। अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जब तक हम इसी नाम पर वोट देते रहेंगे जिन्होंने हमारा वोट हासिल किया। कभी आपने उनसे पूछा भी कि बताओ 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में 70 सीट पर बीजेपी कैसे कामयाब हो गई? 70 सीट पर बीजेपी को किसने कामयाब किया? क्या ओवैसी ने किया या फिर समाजवादी कांग्रेस और बीएसपी ने किया? यह आपको फैसला करना है। ओवैसी ने 70 सीट पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं किया। कांग्रेस का वोटर भाग गया मोदी के अच्छे दिन के बातों में। समाजवादी का वोटर साइकिल लेकर भाग गया 15 लाख के शौक में। मैं जिम्मेदार हूं। तुम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ओवैसी पर इल्जाम लगाते हो। तुम अपनी नाकामियों को और अपनी कमजोरियों को और अपने मुखन्निस अंदाज को छुपाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तनकीद करते हो। कभी अपने गिरबान में झांक कर देखा कि तुम में क्या कमजोरी है? मेरे भाई, 2012 के असेंबली इंतखाबात में आपने बड़े जोश और खरोश के साथ अपना एक और उत्तर प्रदेश के अवाम ने समाजवादी पार्टी के हक में इस्तेमाल किया। 208 या 4 के करीब उनके विधायक कामयाब हुए।
बताइए 5 साल में उन्होंने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए, क्या किया। ये जुड़ा हुआ है इटावा आगरा से, कभी वहां जाकर देखिए। अखिलेश यादव ने इटावा में वहां पर एक जू को खोल दिया, 12 बबर शेर को लाए, 6 मर गए। तो बबर शेर मर गया तो अखिलेश को तकलीफ हुई, तो लंदन से डॉक्टर बुला लिया और कहा कि मेरे जू में 6 कैसा मर गए, डॉक्टर साहब जरा बता। क्या ये गरीबों की गुर्बत का मजाक नहीं है? क्या ये आवाम के एतमाद को धज्जियां उड़ाना नहीं है कि जानवर मर जाता है तो तुमको उसकी फिक्र होती है और तुम लंदन से डॉक्टर बुलाते हो, और उत्तर प्रदेश में मलेरिया से बच्चे मर जाते हैं तो कोई डॉक्टर का इंतजाम नहीं है। अस्पताल में बच्चे और मां मर जाती है मगर उसकी कोई फिक्र नहीं है। और समाजवादी कहती है विकास बोलता है, विकास बोलता है। जब कभी विकास बोलता तो दलित बोलता मैं झेलता हूं। अखिलेश जब बोलते विकास बोलता तो ऐसी बोलता मैं झेलता हूं। अखिलेश हाय तेरा विकास, तेरे विकास में और मोदी के विकास में कोई फर्क नहीं है। दोनों का विकास एक ही है। ये दोनों सपनों के सौदागर हैं। 2014 में मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे तो लोग समझते थे कि हाय आएंगे, मगर आज लोग देखते हैं कि अच्छे दिन के नाम पर मोदी ने 500 1000 को गायब कर दिया। अच्छे दिन के नाम पर आगरा की लेदर इंडस्ट्री तबाह ताराज के बहाने पर आ चुकी है। अच्छे दिन के नाम पर किसान खुदकशी करने पर मजबूर है। अच्छे दिन के नाम पर 500 1000 की नोट निकाल दिया और बैंक में खड़े होकर हमारे हिंदुस्तान के वतन अजीज के 120 लोग जाने गंवा चुके हैं। बताइए कौन सा विकास है, कहाँ का विकास है ये मेरे भाई? जो विकास का नाम लेता, जो सेकुलरिज्म का नाम लेता, एहतियात करना, एहतियात करना, क्योंकि ये लोग जादूगरों की तरह सपनों को बेचते हैं। ये गरीब की तकलीफ को नहीं जानते। अखिलेश विकास विकास की बात करते हैं। मेरे पास इनका रिकॉर्ड है विकास का, लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है अखिलेश का। और शायद इसीलिए 8 मरतबा मुझे आने नहीं दिए आगरा को, मगर खैर वो आने नहीं दिए तो क्या हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह आया हूं। मेरे भाई अखिलेश का विकास के बारे में इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट, वरना सपा के लोग बोलेंगे कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देकर गया आगरा में। हाँ, अगर किसी गरीब और मजलूम के हक का मुतालबा करना अगर भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जाओ बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बीएसपी वालों। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे भड़काऊ भाषण को तुमको सुनना पड़ेगा। मेरी जबान अगर कड़वी है, ये कड़वी इसलिए हुई है कि मैं नौजवानों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अपने घरों में जो तबाही और बर्बादी और नाउम्मीदी पैदा हो रही है, मैं नौजवानों के जहनों में नाउम्मीदी पैदा होने नहीं दे सकता। मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूं, मैं लोगों को लड़ना का तरीका सिखाना चाहता हूं ताकि नाउम्मीदी को हम दूर करें और अपने मुल्क में अपने हक के लिए लड़े। मेरे भाई अखिलेश ने क्या वादा किया था? उत्तर प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि लोन उनका माफ कर दिया जाएगा। अखबार इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि अखिलेश ने क्या कर दिया कि जिन्होंने 10% लोन लिया और वो भी यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से, और जिसका सिर्फ 50,000 का लोन था, उसको ही कुछ मदद की। 50,000 क्या है किसान के लिए? ऊंट में के मुंह में जीरा भी नहीं। ये अखिलेश का वादा। और फिर अखिलेश बोलते काम बोलता। फिर उन्होंने वादा किया था, हमारे मीडिया के लोग जाहिर रात के 9 बजे
9 बजते कि इनको दिखता है कि ओवैसी को दिखाएंगे आज। हर चीज में कोई नजर नहीं आता उनको, ऐसा लगता है कि टीवी की नजर में मैं ही खूबसूरत हूं, बाकी के सब खूबसूरत है। आई एम ओनली ब्यूटीफुल। ये 9 बजते कि दिखाओ इसको, ये बोला, ऐसा बोला, मजहब के बारे में बोला, इसके बारे में बोला, मोदी की बेइज्जती कर दी। क्यों? क्या मोदी आसमान से आए? इंसान है, बोल सकते उनके बारे में जमहूरियत है, इसीलिए तो अंग्रेजों को मार के भगाया कि हम बोलेंगे, जो हमारा हुक्मरान होगा उसकी कमजोरियां दिखाएंगे, बोलेंगे। मगर टीवी के बाद चैनल ऐसे, बड़ी मोहब्बत है मेरे से। भाई साहब, अब मेरी फिक्र क्यों कर रहे? मैं शादीशुदा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बीवी से परेशान हूं। अब एक में परेशान हूं तो अब आप अंदाजा लगाइए, घर जाना है मुझे। मैंने टीवी पे चला दिए, देखिए 3 तलाक का जिक्र कर दिया। मैं अपनी तकरीर में जिक्र भी नहीं किया। बताओ मैं तकरीर में कहा किया? अलीगढ़ की तकरीर, मगर सब मेरे को हीरो बना दिए। मैं सलाम करता हूं टीवी वालों को, मुझे दिखाओ आप, क्योंकि मेरे पास दौलत नहीं है समाजवादी की तरह, मेरे पास दौलत नहीं है मोदी की तरह। मेरे पास अगर कोई दौलत है तो ये जबान है जिसको अल्लाह ने मुझे दिया, और याद रखो, ये जबान हमेशा खुलती रहेगी गरीबों की आवाज के लिए। ये जबान लाखों करोड़ों की दौलत एक तरफ, ये अल्लाह ने जो दौलत दी उसको इस्तेमाल करता होगा इंशाअल्लाह। बात सुनो अभी, और फिर मैंने, सुनिए भाई, सुनिए, ये नारे मारकर अपने जज्बात मत बहाओ। पोलिंग बूथ जाके पतंग गोरोट डालो, वहां जज्बा दिखाओ। सुनिए, हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंशाअल्लाह, दूसरे मुर्दाबाद। दूसरे कोई भी हो सकते, ज्यादा उस पर जब वो बोलने की जरूरत नहीं, समझ गया। अक्लमंद को इशारा काफी, और ये पूरा अक्लमंदों का जलसा है। जो अक्लमंद है यहीं पर है। मेरे भाई, अलीगढ़ की तकरीर, उस पर सब चला दिया टीवी पर। मैं बोला, क्या बोला? मैं ये कहा कि हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 अक़लियतों को इस बात की इजाजत देता है कि अपने कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ करें। मैंने आर्टिकल 25 का मिसाल नहीं दी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। मैं आर्टिकल 29 की मिसाल दिया। और जो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, जो मेरे से ज्यादा अक्लमंद है, आप फैसला कर लो। आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है, आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 में मेरा कल्चर बहुत बड़ा है। मैंने कहा मैं मेरे कल्चर के मुताबिक करूंगा, रखूंगा या छोड़ दूंगा, या हमारी बहन करेगी या छोड़ देगी, ये दोनों है, इसमें मर्द नहीं है, मर्द औरत दोनों है। मगर आपने क्या कह दिया कि देखो उन्होंने ट्रिपल 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 बोल दिया। अरे जब तुम बात ट्रिपल की कर रहे हो तो अब सुनो, हमने बरसों पहले कांग्रेस को तलाक दे चुके हैं। अब इंशाअल्लाह ताला दूसरा तलाक हम मोदी को दे चुके हैं। अब तीसरा तलाक सपा को देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ट्रिपल तलाक की बात कर रहा हूं मैं। अब समझे आप लोग? ये नहीं समझे, दूसरे नहीं समझे, तो हम क्या कर सकते? ट्रिपल 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 ट्रिपल, क्या मोटरसाइकिल पे ट्रिपल जा रहे कोई? हर चीज में ट्रिपल। ओवैसी ने क्या ट्रिपल? ओवैसी ने क्या बीवियां? ओवैसी ने क्या बच्चे? ओवैसी ने क्या टेररिज्म? ओवैसी ने क्या भड़काऊ भाषण? ओवैसी ने क्या सब मसाइल? क्या भाई भाई क्या है भाई? क्या हर मर्ज की दवा मैं हूं? अगर हर मर्ज की दवा मैं हूं तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा मुझे। हाँ, अगर तुम मुझे मानते हो कि हर मर्ज की दवा मैं हूं तो मैं इलाज करने तैयार हूं। तुम्हारा हाँ मेरे पास। मेरे अजीज दोस्तों,
अखिलेश यादव का ये वादे, उन्होंने इस बात इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिखता है कि अखिलेश ने वादा किया था कि कोई फिरका वरना फसाद नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा। 2013 में अखबार लिखता है मुजफ्फरनगर हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार लिखता है कि 3 साल में 10,000 छोटे बड़े मीडियम स्मॉल मीडियम बिग कम्युनल राइट्स हुए। बताइए समाजवादी पार्टी ने कौन सा वादा किया? अखिलेश यादव आपके कारनामे। फिर ये बोलते इन्होंने वादा किया था 2012 में, वादा किया था 2014 में, क्या वादा किया था कि हम अक़लियती बच्चों को मेडिकल एजुकेशन में सीख देंगे। अखबार लिखता है कि ओहदेदारों ने कहा कि ऐसी तो कोई सहूलत ही नहीं। ये अखबार लिखता है। फिर वादा किया था 18% तहफ्फुज़ात का। हाय अखिलेश, तुमने क्या कर दिया? अपने बाप की जबान की भी लाज नहीं रखी तुमने। मेरे भाई, 18% रिजर्वेशन कहां गए? वादा किया था नहीं किया था सपा ने? एक कमेटी नहीं बनाई उसके बारे में और बोलते हैं कि हमने पूरा कर दिया। ये वादा 2012 में किया था, जो बच्चे जेलों में हैं उनको छोड़ेंगे, उनको कंपनसेशन देंगे। इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो के अल्फाज इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तुम्हारे वादे सिर्फ कागज के टुकड़ों पर है समाजवादी पार्टी के लोगों, तुमने कुछ नहीं किया। फिर इन्होंने वादा किया था कि मुसलमानों को पुलिस में लाने के लिए सिक्योरिटी या इजाफा करने के लिए कैंप चलाएंगे। एक कैंप नहीं किया, एक कैंप नहीं किया। और आपको मालूम उत्तर प्रदेश में पूरे पुलिस की जायदादें 3,65,000 है। 3,65,000 में सिर्फ 1,65,000 पुलिस वाले काम कर रहे हैं। ये जो पुलिस वाले आज खड़े हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। आप लोगों को डबल तनख्वाह मिलनी चाहिए। 3,65,000 पुलिस की जायदादें सैंक्शन पोस्ट है और समाजवादी पार्टी विकास की बात करके झूठ कह रही है। 1,65,000 से पुलिस वाले काम कर रहे हैं। इन पुलिस वालों का अखिलेश कम से कम तुम तनख्वाह डबल कर देते हो उनकी, मगर वो भी नहीं किया। और फिर उन्होंने वादा किया था कि 30,000 मुस्लिम बच्चियों को 10th पास करने पर दिए जाएंगे, जिनके माँ बाप की सालाना आमदनी 36,000 रुपये होगी। और स्कीम का नाम था हमारी बेटी उसका कल, हमारी बेटी उसका कल। और हुआ क्या? हुआ क्या? पहले 30,000 रुपये बोले थे, 2013-14 में 20,000 किया और 2014-15 में स्कीम को बंद कर दिया। हाय अखिलेश, हमारी बेटी आपकी बेटी नहीं है क्या? हमारी बेटी को 30,000 रुपये तुम नहीं दे सकते और तुम हमारा वोट मांगते हो। तुम ओवैसी को कहते हो कि भड़काऊ भाषण देता है। तुम मुझसे कहते हो कि मैं सेकुलरिज्म का दुश्मन हूं। नहीं, मैं तुम्हारे इन नाइंसाफियों के खिलाफ खड़ा हूं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने जो वादा किया था, तुम्हारी स्कीम थी हमारी बेटी उसका कल, तो क्या हमारी बेटी का कल नहीं होगा अखिलेश? अब आप फैसला करिए। जब यहां से उठकर जाएंगे तो फैसला कीजिए, सोचिए कि मैं किसको वोट दूंगा। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपने बरसों तमाम का साथ किया, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को वोट दीजिए। वादा किया था सपा की हुकूमत ने कि 10 कार को और किसानों को बर्फी में कम रेट पर दी जाएगी। मेरे भाई, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। वादा किया था कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार पेंशन है, उनको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। सुनो नौजवानों, जो लाखों की तादाद में बल्कि करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है, जो नौजवान सपा को वोट डालने की सोच रहा है, जो वादा तुमसे किया गया था कि पेंशन दिया जाएगा बेरोजगार नौजवानों को, कितना पेंशन? 12,000 रुपये सालाना।
2013-14 में स्कीम को बंद कर दिया। जो नौजवान बेरोजगार है, सोचो तुमको फैसला करना है। अगर तुम रोजगार चाहते हो, अगर तुम तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो, जिन्होंने तुम्हारे ख्वाबों को चुपना दूर कर दिया, जिन्होंने तुम्हारी नौजवानी को तबाह बर्बाद कर दिया, आज मजलिस तुमसे कहे नौजवान आओ, हमारा एक बार साथ दे दो, हम इस नौजवान को कामयाब करो जो तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेगा, जो तुम्हारी आवाज बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाएगा। और अखिलेश ने एक और वादा किया था। बहुत वादे हैं, थक जाएंगे ये लोग, तकलीफ हो जाएगी, रात में नींद नहीं आएगी। इन्होंने एक वादा किया था करप्शन का। अखिलेश साहब, ये अयोध्या प्रसाद पाल कौन है जो बीएसपी से आपकी पार्टी में आए थे? अखबार लिखता है एक्सप्रेस कि विजिलेंस ने कहा कि परमिशन दीजिए इनको, इनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए। तो भैया ने कहा कि ये अब मेरा भाई हो गया, कुछ नहीं हो सकता। परमिशन नहीं दी विजिलेंस को। लोकायुक्ता के बारे में क्या बोलना वो तो आप जानते हैं। लैपटॉप 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 लैपटॉप, हम लैपटॉप के हैं। नेताजी की फोटो उसमें है, कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, फोटो तो नहीं निकाल सकता मगर तुम निकाल दिए नेताजी को। लैपटॉप दिए, फिर बंद क्यों कर दिए? मेरिटोरियस को देंगे। क्या मतलब मेरिटोरियस का? जब तुम्हारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा था कि हर पढ़ने वाले को, स्कूल जाने वाले को लैपटॉप देंगे, मगर बाद में बदल दिए। टैबलेट देने का वादा किया था। जब गरीबों ने पूछा टैबलेट कहाँ है, तो अखिलेश ने कहा ये टैबलेट लो, ये चॉकलेट है, उसको बुलाओ और सो जाओ। टैबलेट नहीं आया। फिर अखिलेश ने वादा किया था कन्या विद्यादान। मेरे भाई, इसके पैसे भी कम कर दिए गए। इनके बहुत से वादे हैं कि एक फी रीइंबर्समेंट थी, जो हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते थे, जिनको 2 लाख रुपए देने का वादा किया, ये स्कीम शुरू नहीं हुई। और आज अखिलेश आकर कहते हैं कि विकास काम बोलता है। क्या तेरा काम बोलेगा मेरे भाई? हम यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि मैं क्रिमिनल्स को नहीं लूंगा पार्टी में, तो फिर डीवाईएसपी जिया हक की जो मौत हुई, उसके पीछे कौन थे अखिलेश साहब? कौन थे? बोलो ना। मगर जबान पर नाम नहीं आता। सेकुलरिज्म के नाम पर तो वोट ले लेंगे, मगर जब क्रिमिनलों की फहरिस्त बनाई जाएगी तो नाम अगर ओवैसी का होगा तो ओवैसी क्रिमिनल है, कोई और नहीं हो सकता। ये इनका सेकुलरिज्म है मेरे भाई। इनके वादे आपके सामने पढ़कर सुनाया। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश तुम्हारा? मेरे भाई, 5 साल में उत्तर प्रदेश में आजादोशुमार बताते हैं कि रेप के केसेस में 200% इजाफा हुआ, 200% इंक्रीज हुआ रेप के केसेस में। ये आपका है, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है। और कितने पैसे जाते लॉ एंड ऑर्डर को? उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिसका सालाना बजट 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का, जिसमें पुलिस का बजट है 14,580 करोड़ रुपये। 14,580 करोड़ रुपये कहां गए? 300% रेट में इजाफा हुआ। और फिर किडनैपिंग होती है। इसका जिम्मेदार क्या सत्ता नहीं है? पुलिस को मत ब्लेम करो। मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को पॉलिटिकल लीडर से आजाद कर दो, और जिस दिन हिंदुस्तान में पुलिस पॉलिटिकल लीडरशिप से आजाद हो जाएगी, कोई मुजफ्फरनगर नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, अमन रहेगा। जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठते हैं वो पुलिस को काम करने नहीं देते, और इसीलिए हिंदुस्तान में गरीब पर जुल्म होता है, दलित की बेटी की अस्मत रेजी होती है, बुलंदशहर का वाकया होता है, घर उजड़ जाता है।
इसलिए कि पुलिस आजाद नहीं है। मजलिस इस बात का मुतालबा करती है कि पूरी पुलिस को पॉलिटिकल लीडरशिप से खत्म किया जाए, पुलिस को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, पुलिस को जवाबदेह बनाया जाए। अगर किसी थाने में किसी का घर जलता है, किसी को मारा जाता है, तो उस पुलिस वाले के कैरियर को खत्म करना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम अगर बनाएंगे तो हिंदुस्तान में कभी कोई दंगा नहीं होगा, हिंदुस्तान में किसी मजलूम की जान नहीं जाएगी। मेरे भाई, और फिर अकलियतों की बहुत बात करते। अब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अपने लड़के नारा दे रहे हैं, वाह, कभी अपनी तारीफ भी बयान कर देते और पूछते कि स्कॉलरशिप में कितने पैसे कम कर दिए, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के नाम पर 70 करोड़ रुपए कम कर दिए। ये तमाम रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं कोई बात हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं। अगर कभी डिबेट करना चाह रहे तो बोलो, मैं तैयार हूं तुम्हारे घर में आके तुमसे बहस करने के लिए। तुमने कई मरतबा मुझे रोका, अल्हम्दुलिल्लाह आज आगरा की इस औलिया अल्लाह की सरजमीन पर हाजिर हूं। मेरे भाई, आज आपको फैसला करना है, डर कर घबरा कर नहीं, बल्कि पूरे एतमाद के साथ एक फैसला लीजिए कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देंगे जो आपकी नुमाइंदगी करेगा। और रहा सवाल बीजेपी का, तो इंशाअल्लाह ताला मिस्टर मोदी, आप उत्तर प्रदेश में पावर में नहीं आने वाले। इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की आवाम अब बीजेपी को मौका नहीं देगी, जिसने नोटबंदी के नाम पर आगरा की अदर इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी के नाम पर आगरा के मजदूरों की जिंदगी हराम कर दी, जिसने नोटबंदी के नाम पर फिरोजाबाद के ग्लास की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, जिसने नोटबंदी के नाम पर अलीगढ़ के ताले की इंडस्ट्री पर ताला लगा दिया, जिसने नोटबंदी के नाम पर लखनऊ के जरदोजी के कारोबारों करने वालों के हाथों में सुई नहीं है, आज वो भीख मांगने का कलीसा लेकर लखनऊ की रोडों पर निकलने पर मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला अब मोदी का नहीं चलेगा, बीजेपी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, आप 2014 से उत्तर प्रदेश के आवाम को एक सबक लेना है। अगर एक पार्टी इतनी बड़ी तादाद में एमपी जीत जाती है तो इख्तियार पर ऐसे बैठते हैं कि डिक्टेटर बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से कह रहा हूं कि अखिलेश में और मोदी में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक सिक्के के दौरों हैं। और याद रखो, इख्तियार किसी तरह 200 सीट कोई जीत जाएगा तो फिर तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा, गरीब की इज्जत नहीं करेगा। कोई नोट 280 सीट पर कामयाब हुआ तो नोटबंदी का कानून बना दिया, गरीब पिट रहा है, अमीर को कुछ नहीं हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जरूरी है कि मजलिस के अरकान असेंबली कामयाब हो, जो जाकर हुकूमत से लड़े, जो आपके मसाइल के लड़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने क्या किया? इंडिया फर्स्ट, मोदी का नारा इंडिया फर्स्ट। मोदी का नारा मेरे लिए कोई किताब अजीज नहीं है सिवाय संविधान के। हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर आपके नजदीक सिर्फ संविधान एक किताब अजीज है तो हम आपसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के संविधान की दफा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 21, 25, 29, 30, ये तमाम क्या पुकार पुकार कर आपसे कह रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म कर देंगे। कौन सा कैरेक्टर जिसको बरसों से दुनिया मानती है? मेरे भाई, हद तो अब ये हो गई कि ऐसे शख्स को पद्म विभूषण दिया गया। किसको पद्म विभूषण दिया गया? जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है, मुरली मनोहर जोशी के। हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम्हारे वादे गलत साबित हुए। आपने कहा था कि इंडिया फर्स्ट, तुमने कहा था कि तुम्हारी नजर में कॉन्स्टिट्यूशन है,
तो बताओ जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस है बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन का, क्या हिंदुस्तान 100 करोड़ से बड़ा मुल्क है? क्या हिंदुस्तान में और काबिल लोग नहीं थे? मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम की नजर में यही लोग काबिल हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। मेरे भाई, ये अखिलेश और ये बीजेपी के प्रोग्राम को समझिए, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश में अगर कहीं तरक्की हुई तो सफाई और इकावा में तरक्की हुई। उत्तर प्रदेश में कहीं अच्छा काम हुआ तो इन्हीं दो जगहों पर हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर मुलायम रोडे हैं तो सफाई और इकावा में है, मगर उत्तर प्रदेश में क्या यही दो जिले हैं? इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, तुम सच संवर कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आओ अपनी पार्टी का साथ दो। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं किसी के मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मैं यकीनन अपने मजहब पर चलता हूं। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन राइट्स के मकासद को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है। और जब तक आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखिए आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या क्या वादे अखिलेश ने किए थे? मेरा नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। मैं एक ही सवाल करके आपसे अपनी बात दे लूंगा। नौजवानों, जरा हाथ उठाकर बताओ, समाजवादी पार्टी कहती है कि 4,70,000 लोगों को नौकरियां दी। यहां पर कितने नौजवानों को नौकरियां मिली? जरा हाथ उठाओ। नहीं मिली? जरा टीवी का कैमरा फिराओ, मीडिया वालों, दिखाओ नौकरियां नहीं मिली, दिखाइए नौकरियां नहीं मिली। झूठा वादा 4,70,000 का। और अखिलेश क्या बोलते हैं? काम बोलता है और हम टिकते हैं। मेरे भाई, बहुत हो गया। ये वादे, ये नारे, ये दिल भरे बातें अब खत्म करिए। अपनी पार्टी का साथ दीजिए और एक नौजवान को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।